मैं अपने माननीय विधान पार्षद सह प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बिहार श्रीमती अनामिका पटेल साहिबा को चंदन बंदन अभिनंदन के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, हमारे विकास पुरुष ना सिर्फ वो हैं बल्कि वो हमारे एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रद्धेय पुरुष हमारे सम्माननीय हैं। और जब कुछ समीकरण की बात होती है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिनकी कर्मभूमि खगड़िया रही है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो वैसे सारे लोगों को जो भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से उस जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ से आज से 25-30 साल पहले खगड़िया हुआ करता था कि एक लाल झंडा गड़ा दिया करता था, आप सबको याद हो, और उस लाल झंडे की जमीन उस व्यक्ति की हो जाती थी। तो वो जो लाल सलाम है, और वो लाल सलाम नहीं होता था, वो प्रतीक होता था कि जहाँ खड़ा ना बेटी सुरक्षित थी, ना खलियान सुरक्षित थे, ना खेत सुरक्षित थे और ना जान सुरक्षित थी। वो लाल झंडा नहीं था, वो लाल खून की नदियों का प्रतीक था। वैसे लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लव कुश समाज बहुत सुदृढ़ता के साथ में खड़ा हुआ है हमारे प्रत्याशी जी के और एनडीए गठबंधन के साथ। क्या लगता है, एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, आप अपने प्रत्याशी को किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रत्याशी का जहां तक विषय है तो दोनों प्रत्याशियों के बीच में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तुलना होने के लिए कोई भी कुछ बिंदु समानांतर होना चाहिए या उनमें आपस में कोई एक सी चीजें हमें परिलक्षित होना चाहिए देखने के क्रम में। तो आदरणीय राजेश वर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी अभी हैं, आप देख रहे हैं राजेश भाई, तो उनके जो है आप अगर देखना शुरू करते हैं तो व्यक्ति का अतीत बोलता है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके आते हैं। उनका जो परिवार है 2 पीढ़ियों से एक ऐसा परिवार है जिसने अपने हुनर के दम पे, अपनी मेहनत और अपनी दक्षता और कर्मठता के दम पर जिन्होंने भागलपुर में एक बड़ा व्यवसाय स्थापित किया, वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब वो जनप्रतिनिधि रहे भागलपुर में, तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, मेरा उनसे पुराना परिचय है। उन्होंने विकास काम किए, उप महापौर रह के बहुत अच्छा काम किया। और मैं इस जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रही हूँ, पत्रकारों के बीच में आप मेरी बात लाखों लोगों तक जाएगी। कोई कभी ये नहीं कह सकता कि राजेश वर्मा जी ने किसी भी तरह से कभी 1 रुपए का भी कोई काम ठीक नहीं किया। ये उनकी गारंटी पे उनकी बहन कह रही है। एक तरफ ऐसा प्रत्याशी है, प्लस वो जिस विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात आती है विचारधारा एनडीए गठबंधन, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक युग पुरुष है, कालखंड के पुरुष हैं, जो एक विश्व पटल के पुरुष हैं, विश्व पटल के नायक हैं। प्रदेश में आप देखते हैं नीतीश जी हैं आदरणीय, जिन्होंने एक विकास की परिभाषा गढ़ी। महिलाओं के लिए उन्होंने जिस तरह के काम किए, महिलाओं, आप जीविका की बात करें, बहनों को साइकिल देने की बात करें, शराबबंदी की बात करें, इसमें आप उज्ज्वला की बात करें, शौचालय की बात करें, कहने में एक शब्द महज लगते हैं, पर जब आप इनके बारे में सूक्ष्म सोचते हैं, विवेचना करते हैं, तो आप पाएंगे कि इन्हें करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हृदय था, वो महिला जैसे भाव से भरा हुआ हृदय था। शौचालय बहुत छोटा विषय लगेगा, पर ये छोटा विषय नहीं था। उन्होंने उस लज्जा को महसूस किया, एक माँ के भाव को महसूस किया। एक माँ को जैसे उसकी बेटी अगर शौचालय करने जाए दुख होता था, उन्हें भी दुख होता था। हमारे साथ जो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने नैतिक मापदंडों के साथ खड़े हुए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। तो एक ऐसी सरकार जो सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती। एनडीए गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है, हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा था कि सरकारें रहे न रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए, भारतवर्ष रहना चाहिए। जब 2 सीटों पे हमने हमारी सरकार गिरी, हम अपमानित हुए, तब भी हमने तय किया, हमने कभी अपना मैनिफेस्टो, हमने अपने घोषणा पत्र कभी नहीं बदले। तो ये वो दल है जो अपने स्वार्थों के हिसाब से नहीं चलता। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रत्याशी जो प्रत्याशी खुद में किस तरह का प्रत्याशी, जिसके विषय में कहा जाता है कि मतलब जमीन हड़पना जिसका एक काम हो, जमीनों पर कब्जा करना। कहते हैं कि जमीन कितनी महत्वपूर्ण होती है, मातृभूमि किसी के लिए, और जो किसी की माता पर ही जमीन पर कब्जा कर लेता हो, एक ऐसा प्रत्याशी। और उसकी विचारधारा के विषय में तो कहना ही क्या, जिन्होंने हमेशा शोषितों को यह कह के उनका साथ दिया कि आप शोषित रहिए, हम आपके अगुआ रहेंगे और हम जाके कत्लेआम करेंगे, नरसंहार करेंगे, हम खून की नदियां बहाएंगे और हम जहां चाहेंगे किसी के भी जमीन पर एक झंडा, एक डंडा गड़ा देंगे और वो जमीन फिर हमारी हो जाएगी। तो कौन से जंगल राज की बात है, कौन से आदि मानव युग की बात है, किस तरह का ये प्रत्याशी है? ना तो प्रत्याशी उपयुक्त है, ना जिस दल से वो विचारधारा से आते हैं वो उपयुक्त है। एक तो करेला नीम चढ़ा, आरजेडी, ऊपर से नेक्स्ट स्लाइड, मानसिकता से भरे हुए लोग। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से युग में खगड़िया को लेकर जाएंगे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है काफी कम होते जी, उसमें बीजेपी के शीर्ष नेता जो है वो डिप्रेशन में हो गए। उनको लग रहा है कि वो हार गए। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, 2 नेता हैं जिनके विषय में आप बात करते होंगे, या तो राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी।
मैं उन दोनों में से किसी की बात का जवाब देने लायक या उनको इस लायक गंभीर ही नहीं समझती कि उनकी बात का जवाब दिया जाए, जो इतने गैर गंभीर व्यक्ति हैं। पर आपकी बात का, मैं आपके पत्रकार बंधुओं की बात का जवाब दे दूंगी, उनकी बात का तो जवाब देने के योग्य ही नहीं। ये तय होगा, ये परिणाम आने के बाद कि किसको कितना प्रतिशत वोट मिला था। संभव ये नहीं है, ये तय है कि वोटर जो कम हुआ है उनका वोटर इतना हताश हो गया, जिसको भावुक अफीलें करके आज तक अपने से बांधते रहे हैं, वो इतना हताश हुआ कि वोट ही नहीं करने आया, क्योंकि उनके वोटर को पता था कि मैं वोट दूं ना दूं, एनडीए को बिहार में प्रथम चरण में 4 पार, 40 पार और 400 पार होना तय है। तो उनका वोटर हताश हुआ, ये परिणाम आने के बाद आपको पता चलेगा। तेजस्वी यादव कल खबरिया आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी काम की बात नहीं करते हैं, मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम यूजलेस बात करते हैं, जिससे जनता को कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। आप क्या? बिल्कुल, तेजस्वी जी एक ऐसा व्यक्ति जिनकी एकमात्र योग्यता एक ऐसे व्यक्ति का पुत्र होना है जिसने जातीय नरसंहार में भारतीय जनता पार्टी के नहीं होने पर बिहार को झोंका। अगर भारतीय जनता पार्टी का उस समय बिहार में जब वजूद नहीं, हमारा उस तरह से चीजें नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, तो उन्होंने अपने वजूद को खड़ा किया भावुक अपीलें करके। बिहार में उन्होंने भावुक अपील की, जातियों की नरसंहार जिन्होंने की, और उन्होंने बिहार को एक गाली बना दिया, बिहारी शब्द को उपहास का पात्र बना दिया पूरे विश्व में। आप में से कितने पत्रकार बंधु हैं जो दिल्ली पढ़ने गए होंगे, जो आप कहते होंगे कि आप बिहार के हैं, तो आप अपमानित होते होंगे उनके समय। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में वो कैसे बात कर सकते हैं, जिनके समय में रशिया और यूक्रेन जब लड़ते हैं और मोदी जी पुतिन जी को कहते हैं कि भारत के लोगों को सुरक्षित निकालिए, और पुतिन जी कहते हैं कैसे निकलेंगे, तो वो कहते हैं कि तिरंगा लेके निकलेंगे। और उस कायर पाकिस्तान के नागरिकों को भी तिरंगा उठाना पड़ता है, और बांग्लादेश के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए। ये है मोदी जी की गारंटी। तो तेजस्वी जी बात करेंगे मोदी जी के बारे में, वो तेजस्वी जी बात करेंगे जिन्हें यही नहीं पता, वो इतने हताश हो जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी को और लालू जी को, आप जातिवादी हैं, आप माई समीकरण की बात करते करिए, शिद्दत से करिए, ताकत से करिए, दम से करिए, अड़े रहिए, अडिग रहिए, परंतु याद रखिए जिस पप्पू यादव को हराने में पूरी ताकत लगा रहे हैं और इस हद तक बौखला गए, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को हरा दीजिए परंतु एनडीए को वोट कर दीजिए भले, जो इस हताशा पर है उनसे कहना चाहती हूँ यादवों के लिए ईमानदार हो जाइए। जो आयातित बेटी को लाकर आप एक टिकट देते हैं, किसी काम करने वाली बहन को दे दीजिए। लालू जी ने तो तय किया है, वो अपने एक भी बच्चे को इतना कर्मठ नहीं बना पाए कि किसी क्षेत्र में अपना रोजगार ढूंढ लेता, इसलिए उनको अपने सारे बच्चों को रोजगार स्थापित कर देना है राजनीति में। वो बात करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अब मैं आपकी बात पर आती हूँ, हिंदू मुसलमान की बात पर, जिसपे बात करने से आपको लगा कि मैं कतराऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगी। हम विश्व के एकमात्र बहुसंख्यक लोग हैं जिन्हें अपने ही देश में अपने ईस्ट का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं। आप तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, विश्व का इतिहास जानते होंगे। हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिसने हमेशा कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, तो हमारा उपहास उड़ाया जाता था। पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप भी जानते होंगे, हमसे कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया, और आज हमारे मंदिर बनाने का ये समय है कि अबू धाबी में और सऊदी अरब में भी राम मंदिर बन रहे हैं बड़े बड़े। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, ये है सनातन की ताकत, ये देवतुल्य करोड़ों मतदाताओं की ताकत है जिसमें नरेंद्र मोदी जी आज वहां खड़े हुए। आप तेजस्वी जी को मतलब गंभीरता से लेने का विषय ही नहीं। वो व्यक्ति उनके पास कोई विजन नहीं, कोई समझ नहीं, उन्हें कोई नैतिक, सामाजिक और आत्मिक कोई अधिकार नहीं है, शैक्षणिक अधिकार नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात भी कर सके। 400 पार का नारा कितना सफल होगा, आपको क्या लगता है? 400 पार का नारा इस देश के करोड़ों देवतुल्य मतदाता सफल करेंगे, और वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए सफल नहीं करेंगे, उस व्यक्ति के लिए सफल करेंगे जिसने तय किया कि भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी किस तरह से बिहार को किस दिशा और दिशा में ले जाएंगे, भारत की विश्व में क्या स्थिति होगी, वो आने वाले समय में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा या नहीं होगा, या उसको यही सिखाया जाएगा कि भूरा बाल साफ करो, या स्त्रियां उसी युग में जिएंगी जब एक आईएएस की बीबी, वो दौर याद होगा सबको, जब एक आईएएस की बीबी और आईएएस इतना असमर्थ था, बेबस था, असहाय था कि उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी भतीजी और नौकरानियों के साथ बरसों बलात्कार होता रहा और कोई चू नहीं बोल पाया। वो लालू जी और राबड़ी जी का समय था। तेजस्वी जी बात करेंगे, वो खगड़िया को उसी समय में ले जाना चाहते हैं जब कोई महिला सुरक्षित ना हो। शिल्पी गौतम कांड तो बिहार भूला नहीं होगा मुझे लगता है। तेजस्वी किस मुंह से बात करते हैं? क्या वो बोलने योग्य हैं?
जो मंच से 3 दिन पहले, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ, जो व्यक्ति कहता है दोहरा चरित्र देखिए, हम तो बात करते हैं हिंदुत्व की, सनातन की बात करते हैं, करेंगे, अड़ेंगे, खड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और करेंगे बात। हम नहीं करेंगे तो जर्मनी से कोई बात करने आएगा क्या राम मंदिर की? आप जवाब दीजिए मुझे, हमारी बात करने कौन आएगा? हम ही बात करेंगे। ये वही व्यक्ति है जो अपनी रैली में, आपको याद हो 20-25 दिन पहले कहते हैं कि अस्पताल बनने से काम हो जाएगा, मंदिर बनने से हो जाएगा, अस्पताल बनने से आपको ये होगा, स्कूल बनने से होगा। फिर क्यों उनकी बहन रोहिणी आचार्य भावुक अपील करने मंदिर जाती है? क्यों उनके माता पिता जाते हैं? मत जाइए, मंदिरों का बहिष्कार करिए, क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है भारत के सनातनी से, जो अगड़ा पिछड़ा नहीं है, वो सनातनी है, वो भारतीय है, उसको अपनी संस्कृति चाहिए। यानी कि आज की राजनीति अगड़ा पिछड़ा जातिवाद से परे हो गई, अब सनातनी हो गई है। बिल्कुल सनातनी हो गई है, भारतीय हो गई है, बिल्कुल निस्संदेह। आज का जो भारत का जो युवा है, इवन भारत का नहीं, जो विश्व में भी भारत के नागरिक हैं, जो विश्व में भारत के नागरिक हैं, वो भारत को एक छवि के साथ देखना चाहते हैं। तो इस आपके इस मंतव्य से, अगर जो आपकी जो बात कर रही है, इसे क्या मुसलमान वोटर आपके पक्ष में आएंगे? क्या आप तो सनातन का आलाप लेके पूरे रैली में चलती हैं, पूरे समाज को सनातनी बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो ऑलरेडी है। आप हमें हिंदुस्तानी बोलेंगे, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपके बोलने से मैं हिंदुस्तानी तो नहीं हो जाऊंगा, मैं सनातनी था, हूँ और रहूंगा। मगर आप लोगों का ये एजेंडा है कि सनातनी करना है, तो क्या इससे मुस्लिम पक्ष के जितने भी आपके प्रिय वोटर हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सा हस्तक्षेप हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये शब्द समझना आवश्यकता है कि हमारा एजेंडा नहीं है। सनातन को हम जीते हैं, हमारी रगों में सनातन। हमारे घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर था, सनातन था। पहले समझने की आवश्यकता है कि सनातन क्या है। जो भारत में रहता है वो हर व्यक्ति सनातनी है। वो 4 पीढ़ी पहले के लोगों का नाम पता कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि वो सनातनी है। वो आबू धाबी में नहीं रहता है, वो इंग्लैंड में नहीं रहता है। भारत के क्रिश्चियन भी जो है वो सनातनी है एक समय के पहले, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों पहले वो भारतीय हैं। ये समझना आवश्यक है, एक विषय। दूसरा विषय, मैंने आपसे कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता नीति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम किस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी ने क्या कहा, आपने नहीं सुना? कि सारे संसाधन कहाँ चले जाएंगे, आपने सुना ना? तो हम ये सोच के राजनीति नहीं करते। हम तो 3 तलाक के नरक से जब बहनों को निकालते हैं, तब हम जानते हैं कि जो कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के लोग हैं, वो कभी उन बहनों को हमारी तरफ नहीं आने देंगे। परंतु फिर भी हम उन्हें 3 तलाक के उससे निकालते हैं, नरक से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है उन बहनों की जब आत्मा जागृत होगी तो निस्संदेह उन्हें सामने कुछ भी कहना पड़े, वो अपने पतियों से छिपके झूठ बोल के भी एनडीए गठबंधन को वोट करने आएंगी। क्योंकि जो हमें अब्दुल कलाम चाहिए, हमें याकूब मेनन नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको चाहिए क्या? हम अब्दुल कलाम जी का सम्मान करेंगे, पर याकूब मेनन का तो कोई भी देश सम्मान नहीं कर सकता। और जो करता है निसंदेह वो उसको भारतीय ना कहे और राष्ट्रवादी ना कहे। 400 पार का जो नारा एनडीए दे रही है जी, अगर 400 पार होता है जी, तो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी आएगी? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी को समझने की आवश्यकता है। इस पे कितना संसाधनों का अपव्यय होता है, किस तरह से पूरा देश इसमें परेशान होता है। आप स्कूलों की बात करें, आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें, तो विश्व के बहुत सारे देशों में इलेक्शन होता है, एक ही समय में पूरे राष्ट्र में चुनाव होता है। तो ये कब आएगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ये तय नहीं करता है। जब कोई चीज सामयिक लगेगी हमें और वो उचित तरीके से कि अब उसके आने का समय हो गया, तो वो किया जाएगा। किसी एजेंडे के तहत कि अब चुनाव होगा, परिणाम आएंगे और हम उसको घोषित करेंगे, हम वैसा नहीं करते। क्या एनडीए के मैनिफेस्टो में ये तो है नहीं? पहली बात, क्या एनडीए ये सोच रही, इस पर पहल हो सकती है क्या? ये जनता जानना चाहेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। निस्संदेह 1 नेशन 1 इलेक्शन के विषय में पूरे जो गठबंधन के साथी हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, या देश के जनमानस क्या सोचता है, विचारधारा तो आज को पता चलती है। उसके आधार पर देश के लिए जो भी बेहतर होगा वो किया जाएगा भारतवर्ष के लिए। मैडम, एक और एनडीए गठबंधन है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, जो कि एक धर्म को खतरे में बता रही है, दूसरा संविधान को। तो क्या एनडीए के पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है या फिर कोई और वजह है? पहले तो आप जो सो कॉल्ड इंडिया एनडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? क्या 9वीं फेल आदरणीय तेजस्वी यादव जी संविधान के विषय में जानते हैं? जिन्हें ठीक से ये नहीं पता राहुल जी के उन्हें क्या बोलना है, क्या वो संविधान के विषय में जानते हैं? क्या वो नक्सलाइट मानसिकता से भरे हुए माओवादी लोग, जिन्होंने कभी भारत के संविधान को माना ही नहीं, जो चाइना की मानसिकता पे चलते रहे, वो भारत के संविधान को जानते हैं? भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान को जब बनाया गया, इस देश के सनातनियों ने, बुद्धिजीवियों ने बनाया। हर धर्म के लोग उसमें थे, हर समुदाय के लोग उसमें थे। पूरे विश्व की श्रेष्ठ चीजें लेके भारत के संविधान का निर्माण। तो संविधान कैसे खतरे में हो सकता है?
संविधान खतरे में नहीं है, उनकी दुकान खतरे में है। उनकी नफरत की दुकान खतरे में है, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो सब इसलिए इकट्ठे हैं कि चोर चोर मुंह से रे भाई। उन्हें डर लगता है कि ईडी एक के पास गई है तो उनके कर्म ऐसे हैं, दूसरे के पास भी जाए। तो उनको तय है कि हम सब एक इकट्ठे हो जाओ, और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और खुद को बचाने के लिए वो एनडीए के अगेंस्ट है। विपक्ष के घरों में ईडी क्यों, ईडी सिवाय कुछ के घरों में नहीं, करप्ट और भ्रष्टाचारी लोगों के। आप तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं क्या, या एनडीए गठबंधन के किसी दल के हैं क्या? नहीं। आपके घर ईडी गई? नहीं गई। तो ऐसे किसी व्यक्ति के घर ईडी या सीबीआई नहीं जा सकती जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। जो लिप्त होगा उसके घर जाएगी। बहुत सारे उदाहरण हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत समय रहा, जब एनडीए गठबंधन में नहीं रहे तो उनके पास कभी ईडी गई क्या, सीबीआई गई? वो बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। जैसे मैडम कुर्मी समाज कह रहे हैं कि इस बार चिराग पासवान को वोट नहीं करना। देखिए, पहले कुर्मी समाज की मानसिकता समझने की आवश्यकता है। कुर्मी समाज किस तरह के लोग होते हैं। हर जाति समुदाय के लोगों की अपनी एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है। ये उन वीर शिवाजी के वंशज हैं जिन्होंने, जब हिंदुत्व बेबस था, लाचार था, असहाय था, और मुगल सल्तनत के सामने और औरंगजेब जैसे किस स्तर का अमानवीय व्यक्ति था उस समय में, जिन्होंने हिंदुत्व को खड़ा किया, छत्रपति शिवाजी ने मुख्य रूप से। वो छत्रपति शिवाजी जिनके समय में, जिनके लिए मां सर्वोपरि थी और जिनके दरबार में एक भी नर्तकी नहीं थी, तो महिलाओं का सम्मान कितना करते थे, वो कुर्मी वंशज हैं। ये लोग जो कुर्मी पटेल जिनके विषय में आप बात हो रहे हैं, उन छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। और औरंगजेब, मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन सी मानसिकता, कौन सी विचारधारा, जो अपने 4 भाइयों के गले सिर्फ इसलिए कटवा देता है कि उसके साम्राज्य में वो कंटक ना बने। ये कौन से लवकुश के वंशज हैं, जहाँ एक भाई दूसरे भाई की खड़ाऊ रख के पूजा करता है कि मेरा भाई लौटेगा तब खड़ाऊ की मैं पूजा करूंगा, खड़ाऊ को रखूंगा, और दूसरा भाई उसके साथ वन में जाता है अपनी पत्नी को छोड़कर। तो ये पटेल के वंशज हैं, जो सरदार पटेल टुकड़ों टुकड़ों की बहुत सारी रियासत को इकट्ठा करके अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तो जो सच में पटेल लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, बहुत स्वावलंबी लोग हैं। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो शिक्षा में यकीन करते हैं। उनके लिए ज़मीन बहुत प्रिय है, उन्होंने अपनी ज़मीनें बचा कर रखी। उन लोगों ने कभी भी अपनी ज़मीनों को ज़ाया नहीं किया। बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों की जिन्होंने अपने संसाधन लगाए, तो वो कैसे, वो बहुत चुन के अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी ढूंढते हैं, कुछ भी करते हैं। कुर्मी लोग जो होते हैं बहुत महीन होते हैं, सब्जी भी खरीदेंगे तो बहुत अच्छे से खरीदेंगे। तो वो प्रत्याशी कैसे ऐसा चुन लेंगे? जो लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो राजेश भैया वर्मा को, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा इस तरह से घबरा कर एक भ्रांति फैला दी गई है कि भाई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, तो उसको दूसरे तरह से ब्लैकमेल किया जाए, उनको परेशान किया जाए मानसिक रूप से। तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा। मेरे साथ बैठी हुई है मेरी पटेल बहन है वंदना जी। राजनीति में संकेत का बहुत महत्व होता है। आज राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें वो जाता में गेहूं पीस रही है। आखिर इसके जरिए वो क्या मैसेज देना चाहती हैं, और एक आप प्रवक्ता के नाते आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय राबड़ी जी मेरी मातुल्य हैं, तो वो जो पीस रही हैं, काश सच में उन्होंने संस्कृति कि वो वाहक बनती, माँ की तरह अपनी बेटियों को थोड़ा सा संस्कृति, सभ्यता और तमीज सिखाई होती, कि वो बेहतर तरीके से अपनी बात रखती और इतनी अनर्गल और निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल न करती। वो तेजस्वी जी को उन्होंने सिखाया होता कि जब आदरणीय चिराग पासवान जी की माँ को गाली दी जा रही थी मंच पर, उस समय तेजस्वी जी खड़े होते और कहते राजनीति एक तरफ और नारी का सम्मान एक तरफ, चिराग जी की माँ मेरी माँ की तरह। तो बेहतर होता कि राबड़ी जी ये दिखा कर कि मैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया का समय है आजकल मेरे भाइयों, अब वो दिखाना चाहें कि मैं भी चक्की पीस रही हूँ और मेरी बहू भी आकर पीस रही है। हो सकता है हर योजना जब लगातार एक सी घटनाएं घटित होती हैं मेरे पत्रकार बंधुओं, तो वो संयोग नहीं होती है, एक योजना का हिस्सा होती हैं। तो आने वाले समय में आपको याद हो, रोहिणी आचार्य जी लगातार 2 साल से ट्वीट कर रही थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो ये जो चक्की बहू से पिसवाई जा रही है, तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना था कि चक्की पीसने वाली बहू को हो सकता है आने वाले समय में उन्हें भी किसी राज्यसभा में भेज दिया जाए, उसकी तैयारी हो। बता रही हूँ कि मेरी बहू कितनी डाउन टू अर्थ है। तो ये एक योजना का हिस्सा हो सकता है राबड़ी जी का।